हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग जुड़ चुके हैं आईसीएसई कनेक्ट के साथ और हम आज कवर करने वाले हैं एसए का एक छोटा सा पार्ट। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वीडियोस देंगे ताकि आपको भी कोई बहुत बड़ा बर्डन ना मिले। ठीक है, आइए देखते हैं कि हम आज एसए में क्या क्या नया पढ़ने वाले हैं और हमारे एग्जाम में एसए का क्या लेवल रहने वाला है। देखिए, जब हम बात करते हैं एसए राइटिंग की, ठीक है, तो हर पेपर में आपको 5 टॉपिक दिए जाते हैं। देयर आर 5 टॉपिक इन एग्जाम। वहां पे 5 टॉपिक होंगे जिसमें से किसी एक पर आपको क्या करना होता है बेटा, एसे लिखना होता है, यानी कि निबंध लिखना होता है। अच्छा, समस्या ये आती है कि हमारे पास शब्दकोश की कमी होती है, यानी कि वोकैबुलरी की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे वर्ड्स गलत हो जाते हैं। इसका एक अच्छा सा तरीका यही है कि आप स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आपने 10th में एडमिशन लिया, आप डेली बेस पे कुछ सिंपल टॉपिक पे अपना रिव्यू लिखिए। ठीक है, जैसे आप आज किसी पार्क में गए, या आज आप किसी पार्टी में गए, या आज आप किसी नए व्यक्ति से मिले, ठीक है, या आज आपने अपनी क्लास में क्या किया, इस तरह से जो कॉमन टॉपिक है ना, उन पर आप अपना राइटिंग लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, आइए देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, इन हिंदी फॉर अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहां पर आपको ये 15 मार्क्स का पूरा पूरा आता है। ठीक है, तो नंबर भी काफी ज्यादा है। 15 में अगर आपको 14, 13, 12 लाना है, ठीक है, देखो 10 लाने का कोई मतलब नहीं है, 10 तो कॉमन है, सब लेके आएंगे। आप अगर 15 में 15, 15 में 14 या 13 तक आ रहे हो, तब जाके कहीं मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें 13, 14 और 15 सर कैसे ला सकते हैं बेटा, बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने बताया। डेली बेस पर आप एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन लिखिए 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में, अपना कोई भी रिव्यू। आपके घर आज कोई गेस्ट आ गए, उनसे आपका कैसा रिव्यू, मतलब कैसा पूरा वो सब रहा, वो लिख दो। कॉलेज में किसी फ्रेंड से कोई लड़ाई हुई या कुछ नया हुआ, वो लिख दो। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी होती है, लिखते रहिए, जिससे आपका काम और इजी हो जाए। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पे आपको 5 टॉपिक मिलेंगे। अच्छा, टॉपिक में भी क्या क्या टॉपिक मिलता है समझ लो। टॉपिक में भी जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे ना बेटा, उसमें देखो क्या क्या मिल सकता है। एक तो आपको मिलेगा फोटो वाला, ठीक है, जिसमें एक फोटो दी होगी, एक फोटो आपको डिस्प्ले पे दे रखी होगी, और आपसे पूछेगा कि आप इस फोटो को देखिए और इसमें हो रही घटनाओं को एकत्रित करके अपने विचार रखिए। ये हो गया। सबसे टफ यही होता है, क्योंकि होता क्या है ना, कि जैसे मान लो मैं किसी फोटो को देख रहा हूं, तो हो सकता है मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूं, और वही फोटो आप देखो तो आप अपने नजरिए से देखो, और उसमें क्या होता है, हमारा और आपका नजरिया क्लैश कर सकता है। ठीक, एक टॉपिक आपका आएगा जो सोशल टॉपिक पे होगा, सोशल टॉपिक पे होगा। सोशल टॉपिक पे जो एसे होता है उसको लिखना इजी होता है, क्योंकि इसमें आपको अपने ही विचार व्यक्त करने होते हैं। ठीक है, एक एसे आता है पर्सनल एक्सपीरियंस पे। पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपके स्कूल में कोई मेले का आयोजन किया गया, ठीक है, आपके स्कूल में कोई विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ कोई आयोजन किया गया, ठीक है, आपके विद्यालय में एनुअल डे फंक्शन है, उस पे आपका क्या रहा, तो इस तरह से आप दे सकते हो। अब देखो, यहाँ पे देखो, पहला पहला जो टॉपिक है या पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो किस पे है। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि आपके विद्यालय में, देखो यहाँ पे है ना, मेले का आयोजन किया गया, ये किस पे है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है भाई, मेले में जो हमने देखा वो यहाँ रिप्रेजेंट करना है। कहता है कि आपके विद्यालय में एक मेले का आयोजन किया गया था, यह किस अवसर पर था। अब देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज ये है कि इसमें ये आपको लिखने के लिए पॉइंट भी दे रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि भैया किस अवसर पर किया गया, ओकेजन क्या था, किस उद्देश्य से किया गया, पॉइंट नंबर 2, मोटिव क्या था। ठीक है, उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की, आपका प्रिपरेशन क्या क्या रहा, स्टेप नंबर 3 हो गया। आपने और आपके मित्रों एवं शिक्षकों ने उसमें क्या सहयोग दिया, ये स्टेप नंबर 4 हो गया। ऐसे लिखते टाइम या फिर लेटर लिखते टाइम दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक पैटर्न
और दूसरा सीक्वेंस। ठीक है, कंटेंट का सीक्वेंस, जैसे ये पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है कि क्या था, आप वो बताओगे, फिर उसका जो मोटो था वो आप बताओगे, फिर आपने क्या क्या तैयारी की आप वो बताओगे, और उसके बाद आपके फ्रेंड और आपके टीचर्स ने उसमें आपकी कैसे हेल्प की या क्या क्या आपको सहयोग दिया आप वो बताओगे। बोलो, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इन बिंदुओं को आधार बनाकर एक प्रस्ताव विस्तार से लिखिए। ठीक, मतलब आपको ये 250 वर्ड्स में ये सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, शब्द में ये सारी बातें बतानी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड ऐसे किस बात पे? सेकंड ऐसे कहता है यात्रा, यात्रा एक उत्तम रुचि है। यात्रा करने से ज्ञान तो बढ़ता ही है, स्थान विशेष की संस्कृति और परंपराओं का परिचय भी मिलता है। अपनी किसी यात्रा के अनुभव तथा रोमांच का वर्णन कीजिए। अब यहां पे आप इसको नोट करो, स्टेप नंबर 3, यहां पे आपका क्या हो गया? पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे ये पर्सनल एक्सपीरियंस में आपका क्या हो गया? ट्रैवलिंग वगैरह हो गया। ठीक है, ट्रैवलिंग आ गया, भाई हम कहीं घूमने गए, हमने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या वहां पे नया था, क्या ऐसी चीजें थी जो आपने पहली बार देखी, क्या ऐसी चीजें थी जो आप रेगुलर देख रहे थे और वहां भी वैसी थी, उनके कल्चर में कैसे चेंज था। भाई जैसे मैं यूपी में रह रहा हूँ, अब मैं उत्तराखंड जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि भाई वहां पे उनका रहन सहन कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, खान पान कैसा है ना, पहनावा कैसा है, कल्चर कैसा है उनका, उनके फेस्टिवल कैसे हैं, उनका ट्रेडिशन कैसा है, तो ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रैवलिंग पे। थर्ड क्या आता है? थर्ड कहता है वन है तो भविष्य है। अब ये क्या है? ये है सोशल मोटो, सोशल मोटो। ठीक है, सामाजिक सुधार या सामाजिक तत्वों से रिलेटेड जो लाइन होगी, जो इससे होगा वो ये होगा, वन है तो भविष्य है, आज हम उसी भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। कैसे? कथन को स्पष्ट करते हुए जीवन में वनों के महत्व पर अपने विचार क्या करने हैं आपको? लिखने हैं। क्लियर? चौथा, चौथा आपसे कह रहा है कि एक मौलिक कहानी है, एक मौलिक कहानी लिखिए जिसका अंत, ध्यान दीजिएगा, जिसका अंत प्रस्तुत वाक्य में किया गया हो। अब आपको ये वाक्य यूज करना है। ठीक है, ये वाक्य आपको यूज करना है। वाक्य क्या है? और मैंने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि आज मेरा मानव जीवन सफल हो गया। ठीक है, अब ये कैसा हो गया? इसको भी नोट कर लो भाई, ये हो गया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, आपसे कह रहा है कि एक ऐसा टॉपिक लिखो जिसमें जो एंडिंग हो वो इसी लाइन से हो। क्लियर? अब देखो लास्ट वाला। अब लास्ट में भाई ये देखो, सीधा एक आपको एक पिक्चर दिख रही है, थोड़ी सी ब्लर दिख रही होगी क्योंकि हम लोगों ने कट की है तो थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा, बट एग्जाम में क्लियर आती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि भैया एक घटना और कहानी लिखिए जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध किससे? इस चित्र से होना चाहिए। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, टफ नहीं कह सकते, टिपिकल होता है, क्योंकि मैंने वही बताया ना कि मेंटालिटी का इशू आ जाता है कि हो सकता है वो कुछ और सोचकर इसको चेक करना चाह रहा हो और आपने कुछ और सोचकर इसको लिखा है, तो वहां पर थोड़ा सा क्लैश होता है ना, बट नो वरीज, हमारे पास कई सारे टॉपिक हैं। अब हमें कुछ पॉइंट्स आज सीखने हैं, क्योंकि ऐसे का भी पहला टॉपिक है, तो आपको उतना कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं जरा, समझते हैं जरा। देखिए, चलिए समझिएगा, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा आराम से समझिएगा। निबंध के तत्व। ठीक, निबंध के क्या क्या तत्व हैं जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए इसी पे कर लेते हैं। निबंध के तत्व, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है बेटा कि हमें क्या बना के रखनी है?
सीक्वेंस बना के रखना है, यानी कि क्रमबद्धता बना के रखनी है। क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, क्रमबद्धता आपको निबंध में रखनी है। जैसे जैसे पूछा जा रहा है पॉइंट को आपको, ठीक है, फ्रेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे पॉइंट पूछे जाएं, ठीक है, जैसे जैसे पूछा जाए, ठीक, आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। उसके बाद घटनाएं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ते हुए चले। ये नहीं कि अभी आप कुछ और बता रहे हो, अगली ही लाइन में आप कहीं और चले गए, ये काम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और देख लो, सबसे पहले आप प्रस्तावना दोगे। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई टॉपिक लिया तो उस टॉपिक का आपको क्या देना है, सबसे पहले उस टॉपिक का आपको रेफरेंस देना है कि सर हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। एक 2 से 3 लाइन के बीच में, 2 से 3 लाइन के बीच में आपको प्रस्तावना दे देनी है। जैसे भी कोई टॉपिक आता है तो उसके पूरी प्रस्तावना आपको 2 से 3 लाइन में दे देनी है, ठीक। प्रस्तावना देने के बाद, प्रस्तावना देने के बाद अब आप मेन कंटेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है। मेन कंटेंट में, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, हमेशा आपको निष्पक्ष होकर बात करनी है। कैसे बात करनी है आपको, निष्पक्ष होकर। कोई भी टॉपिक है उस पर आप अपना पर्सनल व्यू नहीं रखेंगे, आपको हमेशा संतुलित विचारों की अभिव्यक्ति करनी है। न कि आपका मन कर रहा है कि नहीं भाई ये टॉपिक हमारे हिसाब से खराब है तो हम लगे पड़े हैं उसकी बुराई करने में, नहीं। कभी भी आप निबंध लिखोगे, चाहे वो आपका फेवरेट टॉपिक हो, चाहे वो आपका बैडेस्ट टॉपिक हो, आपको अपने व्यूज नहीं रखने हैं। आपको केवल और केवल उस टॉपिक को जस्टिफाई करना है, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसमें सुधार, उसमें कमियां, यही सारी चीजें बतानी है। समझ में आ गया, ठीक। प्रस्तावना बता दी। अब मान लो कोई टॉपिक आ गया तो उस मेन टॉपिक का मेन फ्रेम डाल दो। उसके बाद जैसे किसी टॉपिक में बताओगे, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो ठीक है, वरना आप बताओ उसके कुछ लाभ, ठीक, उसकी कुछ हानि, ठीक है, लाभ हानि, या इसी में आप बता सकते हो अच्छाई बुराई, ठीक। भाई मान लो जैसे एक टॉपिक हमारे पास आया और उस टॉपिक में हमसे कहा गया कि सर ये बताइए कि इंटरनेट जो है वो आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है। या एक सिंपल स्टेटमेंट आ जाए कि इंटरनेट विद्यार्थियों के लिए वरदान या अभिशाप। तो अब देखो, जब आप इसे लिखोगे ना तो आप वरदान को भी जस्टिफाई कर दो और अभिशाप को भी जस्टिफाई कर दो। कैसे भाई, मान लो हमने कहा अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, ठीक है, तो क्या हम और आप इस समय इस क्लास को आपके मोबाइल पे देख पा रहे होते या आपके लैपटॉप पे देख पा रहे होते? पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अभिशाप क्या है, आप क्लास देख रहे हो और क्लास देखते देखते आपने कोई खतरनाक सी रील का नोटिफिकेशन देख लिया और आप निकल के चले गए कहीं और, ठीक, ये है अभिशाप, ठीक है। तो एट द टाइम हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ठीक। कई बार आपसे कहा जाता है कि हाँ भाई अगर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगा, और कई बार कई लोगों से कहा जाता है कि अगर ये पढ़ लेते तो गड़बड़ होता। अगर सचिन तेंदुलकर क्लासरूम में बैठ करके बीए एमए और ये सब कर रहे होते तो शायद आज इंडिया को सचिन तेंदुलकर नहीं मिलता। लेकिन उन्हीं के कंपैरिजन में अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताबें ना पढ़ी होती, अपनी रिसर्च ना की होती, तो शायद भारत को एपीजे अब्दुल कलाम नहीं मिलता। तो दोनों चीजों में न कुछ बुराई न कुछ अच्छाई, दोनों में कुछ बुराई कुछ अच्छाई। आपको इस पैटर्न पे काम करना है, किसी के लिए बायस होकर एकदम चढ़ नहीं जाना, ठीक। चलिए, तो अब मैं आपको एक डेमो, एज अ डेमो एक ऐसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देखो। मेरे विद्यालय में मेले का आयोजन। अब देखो, सबसे पहले आपसे पॉइंट याद रखने हैं आपको कि भाई मेरे विद्यालय में मेले के आयोजन में हमसे सबसे पहला पॉइंट ये पूछा गया था कि आप जो मेला आयोजित कर रहे हो उसका अवसर क्या है,
किस अवसर पर किया गया? तो सबसे पहले बात वहीं से शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने जो पैराग्राफ, अब मैं आपको पैराग्राफ वाइज बताता चल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। ये है स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब क्या हो गया? आज का युग विज्ञान व प्रौद्योगिकी या विज्ञापन या प्रदर्शन का युग है। ठीक है, इस भौतिकवादी युग में नगरों तथा ग्रामों में तरह तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है। सही बात है भाई, एग्जीबिशंस बहुत सारी लग रही हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे मेले हैं भाई? ऐसा ही मेला, अब देखो हम डायरेक्ट अपने कॉन्टेक्स्ट पे आते, इससे अच्छा था हमने थोड़ी सी बात घुमाई और एक कॉमन रेफरेंस डाल दिया मेले के बारे में। मेले के बारे में एक थॉट आपके दिमाग में मैंने डाल दिया, एक थॉट प्रोसेस आपके पास चला गया कि मेला है क्या। अब इन्होंने बताया कि ऐसा ही आयोजन विद्यालय व महाविद्यालय में किए जा रहे हैं। ऐसी ही कई प्रदर्शनियां हमारे नगर में भी लगती रहती हैं, जिनका संबंध किससे? अब देखो, बुक फेयर्स लगते हैं, देखा होगा आप लोग, गए होंगे अपने अपने कॉलेज में या आपके सिटी में लगता है। ठीक है, विज्ञान के उपकरण, जैसे आपने देखा है वो लगता है, डिफेंस एक्सपो लगता है, तो वो क्या हो गया? साइंस एक्सिबिशन हो गया। ठीक है, कपड़े की सेल वगैरह लगती हैं, ठीक है, उनके भी एग्जीबिशंस लगते हैं, तो आप वहां पे भी जाते हो। क्लियर? यहां तक की बात क्या हो गई? अब ये बात हो गई जनरल रेफरेंस। जनरल रेफरेंस हो गई किसके बारे में? मेले के बारे में, टॉपिक के बारे में जनरल रेफरेंस की बात हमने कर ली। अब आ जाओ यहां से जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पॉइंट 1। मैं गत रविवार अपने विद्यालय में आयोजित ऐसे ही एक भव्य मेले में गया। मुझे बताया गया था कि वह प्रदर्शनी जैसे स्वरूप का मेला अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, जिसमें देश विदेश की कई बड़ी बड़ी कंपनियां और निर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई कठिन चीज नहीं है बेटा, सिंपल है, आपके अपने विचार यहां पर उभर के आएंगे। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखकर मैं अपने पिताजी के साथ कहां चला गया? एक्सपो ट्रेड फेयर इसका नाम है, जो इनके यहाँ मेला आयोजित किया गया। इनके यहाँ एक्सपो ट्रेड फेयर हुआ, आपके यहाँ बुक फेयर हो सकता है, आपके यहाँ क्लॉथ फेयर हो सकता है ना, आपके यहाँ साइंस एग्जीबिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, नामक त्रिदिवसीय, त्रिदिवसीय का मतलब क्या हो गया? 3 डेज के लिए, 3 डेज, 3 दिवसीय मेले में चला गया। मेला सचमुच विशाल एवं भव्य था। विद्यालय के कहां? सभागार के अतिरिक्त बाहर के पंडालों में भी शामियाने के नीचे स्टॉल लगे हुए थे। हम पहले हॉल में गए। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि आपने उस मेले में क्या क्या देखा। सबसे पहले हम कहां गए? सबसे पहले हम गए हॉल में। वहां हमने क्या देखा? मोबाइल कंपनियों के स्टॉल लगे थे, जिसमें आप अपने हिसाब से कंपनियों के नाम डाल सकते हो। ये कंपनियां थी। ठीक है, मुख्य कंपनी कौन थी? ये सारी कंपनियां यहाँ पे थी जो बिल्कुल मेन रोल में थी। ठीक है, सभी ने डिस्काउंट और पैकेज की सूचनाएं लगा रखी थी कि भाई 30% ऑफ है, 40% ऑफ है, 2 पे 1 फ्री है ना, इस तरह से सबने लगा रखा था। सेल्समैन क्या कर रहे थे? आगंतुकों, आगंतुकों का मतलब क्या होता है बेटा? गेस्ट, गेस्ट जो वहां लोग आ रहे थे, आगंतुक, उनको क्या कर रहे थे? ये लोग लुभाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी अपनी बातें रख रहे थे कि भाई हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार है, हमारे प्रोडक्ट में आपको 10% हम छूट भी दे देंगे, टेम्पलेट भी लगा देंगे, कवर भी दे देंगे। तो अपने अपने हिसाब से सारी चीजें कर रहे थे। ठीक, फिर स्टेप नंबर 2 आगे बढ़े तो क्या दिखा? इलेक्ट्रॉनिक का सामान दिखाई दिया, जिसमें मुख्यतः क्या क्या हो सकता है भाई? माइक्रोवेव हो सकता है, एलईडी हो सकता है, डीवीडी हो सकता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं आप यहाँ पर लगा सकते हो और अपना कंटेंट एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, अब फिर वही बात कि सभी प्रतिनिधि, यानी कि जो भी जिनकी भी जो कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, वो सब क्या कर रहे थे? अपनी अपनी बात को रख रहे थे और बता रहे थे कि भाई हम क्या सामान बेच रहे हैं, हमारे सामान में क्या क्वालिटी है, क्या प्रोडक्टिविटी है, सारी चीजें बता रहे थे। ठीक, पॉइंट टू, इस मेले का मुख्य लाभ यही है। अब यहां पे हमसे क्या पूछा था? उद्देश्य पूछा था ना, कि इसका क्या उद्देश्य है।
तो वो बताना है कि भैया इस मेले का मुख्य लाभ यही है कि हम इनमें प्रदर्शनी यानी कि फ्री डेमो, आप मेले में गए या मॉल में गए, आजकल क्या होता है ना, आजकल मॉल में जाकर के जैसे हमको कहीं जाना है और हम घर से परफ्यूम लगाना भूल गए, तो हम क्या करते हैं आजकल मॉल में क्या होता है, डेमो परफ्यूम्स रखे होते हैं, आप जाइए और फटाफट लगाइए और जाइए, कोई पैसा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो फ्री डेमो में है बेटा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, फ्री डेमो है। तो ये भी करके आप देख सकते हो। मॉल्स में आप गए, आपने देखा कि भाई हमें आईफोन लेना है या हमें ये आईपैड खरीदना है, तो आप क्या करोगे भाई, पहले क्या होता था, ये हम चला के नहीं देख सकते थे, हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हम मॉल्स में जाने लगे, वहां पे सब लगा हुआ है, आप अपना उठाया, आपने चलाया वाला, अरे ठीक है नहीं, मजा नहीं आ रहा है, नहीं लेंगे भैया, मजा नहीं आ रहा है, ये करके देख सकते हो। तो फ्री डेमो करके देख लिया। कौन सा उत्पाद कैसे संचालित होगा, उस संचालित का मतलब क्या होता है बेटा, ऑपरेट कैसे होगा, ठीक है, ऑपरेट कैसे होगा, चलेगा कैसे, उसका परिणाम क्या सामने आएगा, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा है बुरा है, जब आप चला के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगले स्टॉल पर गृह सज्जा, गृह सज्जा का मतलब क्या होता है, होम डेकोरेशन, होम डेकोरेशन, ठीक है, का सामान प्रदर्शित किया गया था। उसमें पर्दे, कालीनों और फानूसों की अधिकता थी। भाई घर के सज्जा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हाल से बाहर आए तो हम सबने पहले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों के स्टॉल दिखाई दिए, इनमें नमकीन, भुजिया, बिस्कुट, ऑल दैट थिंग्स, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। पेय पदार्थों को भी चक्कर देखा जा रहा था, क्लियर। उसके बाद आ जाओ, मेले के अगले चरण में वस्त्रों को दिखाया जा रहा था। इन स्टॉल पर पुरुषों और स्त्रियों के वस्त्र प्रदर्शित किए गए, पोशाकों पर उनके नियत दाम में भी लिखे गए थे, ठीक है। साड़ियों की तो भरमार थी, उसके आगे आभूषण और साज सज्जा के सामान प्रदर्शित किए गए थे। इन उत्पादों में महिलाओं की अधिक रुचि होती है, ठीक है। अब ये पूरा आपने एक सिस्टम वाइज बता दिया कि मेले में आपने क्या क्या चीजें देखी या क्या क्या चीजें आपको मिली, क्लियर है बात, मेले में आपको क्या क्या चीजें मिली। इसके साथ ही हस्तशिल्प, हस्तकरघा, कुटीर उद्योग द्वारा बनाकर सामान दिखाया जा रहा था। हाथ से बने खिलौनों की खूब बिक्री हो रही थी, कुछ लोग हाथ से बुने थैले, स्वेटर, मैट खरीद रहे थे। सबके बाद मूर्तियों तथा तेल चित्रों को दिखाने का प्रबंधन था, ठीक है। तो ये पूरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बतानी है। लास्ट में आकर के क्या बताया कि अब यहां पे हम क्या देंगे, यहां पर हम देंगे निष्कर्ष। क्या देंगे बेटा, निष्कर्ष, मतलब कंक्लूजन देंगे कि इस पूरी घटना में या इस पूरे एसे में जो मेन पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है वो हम यहां पर डालेंगे। देखिए क्या है, इस प्रकार हमने मेले में जाकर न केवल उत्पादों के दर्शन किए परंतु उनके उपयोग की विधियों की भी जानकारी ली। खरीद के नाम पर हमने 2 लखनवी कुर्ते लिए, एक थैला, 2 प्रकार के अचार, एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना खरीदा। सचमुच इस प्रकार के मेले आज के विज्ञान तथा प्रतिस्पर्धा के युग में विशेष महत्व रखते हैं। मेले के साथ साथ हमारे विद्यालय का नाम भी सुर्खियों में आ गया। सबसे इजी ऐसे यही होता है जिसमें आपको अपना पर्सनल व्यू रखना होता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है, कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इसमें आप स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों को, अपनी घटनाओं को लिखने के लिए, ठीक है। तो जब आप इस तरह के ऐसे लिखने के लिए आगे बढ़ते हो तो आपको ज्यादा सरलता मिलती है, और मैं बच्चों को ज्यादा रेफरेंस यही देता हूं कि आप यही प्रेफर करो, ठीक है। अपना पर्सनल व्यू लिखो, कोई ट्रैवल पे कोई है तो उसको लिखो, है ना। ऐसे ऐसे और भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, कम से कम नहीं तो 50 ऐसे तो मैं आपको यहाँ पे कराने ही वाला हूं, जिससे अगर आप खाली मेरे लेक्चर्स देख लोगे, आधे घंटे के 15-20 मिनट के जो भी लेक्चर होंगे आप देख लोगे तो आपकी फॉर्मेट तैयार हो जाएगी। 5-5 टाइप के मैं आपको ऐसे करवाऊंगा और बहुत सारे करवाऊंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आईसीएसई कनेक्ट। थैंक यू, बाय बाय।